वी आर ऑन कॉम्पोजिशन स्कीम और इसका हमारा लास्ट टॉपिक है आज का इस चैप्टर का एंड द टॉपिक इज प्रोसीजर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया फॉलो करनी है, ये है इस टॉपिक में। सबसे पहले अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो आपको इंटीमेशन देनी है। इंटीमेशन, द फर्स्ट स्टेप इज इंटीमेशन फॉर कॉम्पोजिशन। अब इंटीमेशन का मतलब क्या है? इंटीमेशन मतलब सूचना देना। आपको जीएसटी अथॉरिटीज को सूचना देनी है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर अप्लाई करना चाहते हो। यहां पर आपके 3 कैटेगरीज हो सकते हैं। इंटीमेशन में सूचना देने के 3 तरीके हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आप माइग्रेट कर रहे हो, माइग्रेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग टैक्स लॉज टू जीएसटी, आप एक्साइज ड्यूटी के अंडर या कस्टम्स के अंडर या सीएसटी वैट के अंडर रजिस्टर्ड थे। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो सीएसटी वैट या एक्साइज का रजिस्ट्रेशन नंबर था, और अब आप माइग्रेट होकर जीएसटी में आ रहे हैं, तो क्या प्रोसेस है? आप फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप जीएसटी की आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो आप कैसे इंटीमेशन देंगे? और तीसरा, अगर आप स्विच कर रहे हैं, स्विच मतलब आप बदल रहे हैं अपनी स्कीम को नॉर्मल स्कीम से, फ्रॉम नॉर्मल स्कीम टू कॉम्पोजिशन स्कीम, आप नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहे हैं, तो क्या प्रोसेस है? अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग टैक्स लॉज, आपका सेल्स टैक्स का नंबर था, आपका सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर था। अब आप सेल्स टैक्स से ऑटोमेटिकली जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो आप जीएसटी के अंडर माइग्रेट हो रहे हैं। आपको अब सेल्स टैक्स नंबर को सरेंडर करके आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जब आप पुराने टैक्स लॉ से नए टैक्स लॉ में माइग्रेट कर रहे हैं, ऐसे में आपको एक फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म कौन सा है? फॉर्म जीएसटी सीएमपी 01, जीएसटी सीएमपी 01। ये फॉर्म आपको साइन करना है और साइन करके आपको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब जैसे आप ऑनलाइन फीस जमा करवा रहे हैं, वैसे ही आपको ऑनलाइन जमा करवाना है ये फॉर्म जीएसटी सीएमपी 01। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं और आपके पास पुराने टैक्स लॉ का रजिस्ट्रेशन नंबर है और अब आप पुराने टैक्स लॉ से जीएसटी में माइग्रेट करना चाहते हैं, और जीएसटी में माइग्रेट करते हुए आप ये चाहते हैं कि मैं नॉर्मल स्कीम में नहीं आना चाहता, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहता हूँ, मैं स्मॉल टैक्स पेयर हूँ, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहता हूँ, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई करने के लिए जीएसटी सीएमपी 01 को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे। दूसरा, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जीएसटी के अंडर, और आप कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप फॉर्म फिल करेंगे कौन सा? जब आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करते हो, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म पता कौन सा होता है?
फॉर्म जीएसटी REG 1, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो उस फॉर्म को कहते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01। ठीक है जी। सो जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 का एक पार्ट बी होता है, उस पार्ट बी में आप अप्लाई कर सकते हो कि मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आना है। तीसरा, आप पहले नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे कर रहे थे और अब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में स्विच होना चाहते हैं। आप नॉर्मल स्कीम की जगह कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको जो फॉर्म फिल करना है दैट इज फॉर्म जीएसटी CMP 02। और ये फॉर्म आपको कब फिल करना है? नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट होने से पहले, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है जीएसटी CMP 02। ठीक है जी। सो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं, आपको जीएसटी अथॉरिटीज को सूचना देनी है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं। ऐसे में आप पहले ये देखें कि आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर तो आप माइग्रेट कर रहे हैं पुरानी स्कीम से जीएसटी में और जीएसटी में आने पर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर टैक्स पे करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म फिल करना है जीएसटी CMP 01। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, ये फॉर्म होता है। इस फॉर्म का जो पार्ट बी है वो आपसे पूछता है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो आपको ये पार्ट बी फिल करना होता है। ठीक है। और अगर आप नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में स्विच करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी CMP 02 फिल करना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले। ठीक है जी। अब आपने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए सूचना तो दे दी। अब ये कॉम्पोजिशन स्कीम आपके ऊपर लागू होनी कब शुरू होगी? इफेक्टिव डेट क्या है? ये स्कीम आपके ऊपर कब लागू होनी शुरू होगी? इफेक्टिव डेट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम है आपके ऊपर कब से लागू होनी शुरू होगी? हाँ जी, इन तीनों केसेस में अलग अलग डेट्स हैं। मान लीजिए आप फर्स्ट केस में आते हैं, दैट इज आप माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम पुराने टैक्स लॉज में से आप जीएसटी में माइग्रेट कर रहे हैं। तो आपने ये फॉर्म फिल किया होगा जीएसटी CMP 01। ठीक है। तो आप कब से आपके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम लगनी शुरू होगी? फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। जब जीएसटी अथॉरिटीज जो डेट नियुक्त करेगी आपके लिए उस डेट से। नियुक्त की गई तिथि। इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपका ये फॉर्म देखेंगी जीएसटी CMP 01 और जो डेट आपको वो अपॉइंट करेंगी उसके हिसाब से आपके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम लगनी शुरू हो जाएगी। उस दिन से आपको जो टैक्स रेट है वो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला पे करना होगा। सेकंड, ये केस फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाला। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कॉम्पोजिशन स्कीम कब से लागू होगी? जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जीएसटी के अंडर, उसी दिन से आपके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम लागू हो जाएगी। और तीसरा,
अगर आप स्विच कर रहे हैं नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो आपने सूचना कौन से फॉर्म में दी है? जीएसटी सीएमपी 02 में दी है। आप पिछले साल नॉर्मल स्कीम में थे, लेकिन आप अगले साल कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं, और अगला साल शुरू होने से पहले ही आपने इनका जीएसटी अथॉरिटीज को इंटीमेशन दे दी, सूचना दे दी इस फॉर्म में। तो ऐसे में जैसे ही अगला साल स्टार्ट होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से, जैसे ही अगला साल शुरू होगा वैसे ही आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाएंगे। दैट मीन्स 1 अप्रैल से आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाएंगे। ठीक है जी। सो ये क्या है? फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि आपको इनकम टैक्स, आपको जीएसटी अथॉरिटीज को इंटीमेशन देनी है, सूचना देनी है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं। ये इंटीमेशन आप 3 तरह से दे सकते हैं। दूसरा, कॉम्पोजिशन स्कीम आपके ऊपर लागू होनी कब शुरू होगी? पहला केस अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं तो जो डेट आपको दी जाएगी उस डेट से आपके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम लग जाएगी। दूसरा, अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उस दिन से, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर डेट लिखी होगी उस दिन से आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आ जाएंगे। और तीसरा, अगर आप नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हैं तो जैसे ही आपका अगला साल शुरू होगा वैसे ही आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आ जाएंगे। प्रोसीजर में थर्ड पॉइंट क्या है आपका? थर्ड पॉइंट इज वैलिडिटी ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी। भाई वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी मतलब वैधता। ये जो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में अब आ गए हैं तो ये कब तक आपके ऊपर लगती रहेगी, कब खत्म हो जाएगी, कब तक लगेगी और कब खत्म हो जाएगी, इसके बारे में बात करनी है अब हमें। वो कहते हैं, लॉ कहता है ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम है ये लाइफ टाइम के लिए है, आपको बार बार अप्लाई नहीं करना। आपने एक बार कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गए तो आप जीवन काल के लिए इसी स्कीम में रहेंगे, आपको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अनलेस, जब तक, अनलेस मतलब जब तक, तब तक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है जब तक आपकी जो परमिशन है वो कैंसिल ना हो जाए। अनलेस परमिशन इज कैंसल्ड, आपकी परमिशन, आपकी इजाजत को खत्म ना कर दिया जाए, जब तक कि इजाजत को खत्म ना कर दिया जाए तब तक आप इस स्कीम में रहेंगे। या फिर अगर आप विड्रॉ हो जाते हो इस स्कीम से, और ऑन विड्रॉल, ऑन विड्रॉल ऑफ स्कीम, विड्रॉल मतलब बाहर निकलना, या फिर आप इस स्कीम से बाहर नहीं निकल जाते तब तक ये स्कीम वैध रहेगी, जीवन काल के लिए वैध रहेगी। लेकिन अगर आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम की परमिशन कैंसिल कर देती हैं जीएसटी अथॉरिटीज, या फिर अगर आप स्कीम से बाहर निकल जाते हैं तो फिर कॉम्पोजिशन स्कीम खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो परमिशन कब तक कैंसिल नहीं होगी, आप कब तक बाहर नहीं निकलोगे, ये कब तक होता रहेगा? जब तक आप, जब तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम की शर्तें पूरी करते रहेंगे, जब तक कॉम्पोजिशन स्कीम
की शर्तें, शर्तें क्या हैं? कंडीशंस जो हमने कल करी थी। जब तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम की शर्तें पूरी करते रहेंगे, पूरी होती रहेंगी, तब तक ये स्कीम जो है वैलिड रहेगी। वैलिड मतलब वैध रहेगी। जैसे ही आपने शर्तें पूरी करनी बंद कर दी, वैसे ही इनकम जीएसटी अथॉरिटीज आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम की परमिशन को कैंसिल कर देंगी और आपको स्कीम से बाहर निकाल देंगी। तो शर्तें पूरी करना जरूरी है। अगर आप शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो आप स्कीम से आउट हो जाएंगे। जो आपकी स्कीम है वो खत्म हो जाएगी, अब आपके ऊपर लागू नहीं रहेगी। क्या शर्तें हैं जो हमने डिस्कस करी थी? हाँ जी, क्या शर्तें थी? चैट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखिए। क्या शर्तें थी? आपको इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करना। दूसरी शर्त क्या थी? आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान सप्लाई नहीं करना। तीसरा, आपको नोटिफाइड गुड्स को नहीं बनाना। चौथा, आपको आईटीसी क्लेम नहीं करना। पांचवा, आपको एग्जेम्प्ट गुड्स नहीं बनाने। आपको टैक्स कलेक्ट नहीं करना। ये सब शर्तें करी थी एंड अदर्स, इसके अलावा भी कुछ शर्तें करी थी। तो ये सब शर्तें हैं जो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के को पाने के लिए करनी पड़ती हैं। अगर आप इन शर्तों में से कोई शर्त पूरी नहीं कर पाते तो जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो खत्म हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी, आप उस स्कीम से बाहर निकल जाएंगे। तो कॉम्पोजिशन स्कीम तब तक वैलिड रहेगी, तब तक वैध रहेगी जब तक आप इस स्कीम की शर्तें पूरी करते रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है विड्रॉल। विड्रॉल फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम। विड्रॉल मतलब बाहर निकलना। आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकलना चाहते हैं। आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर कब निकलते हैं? जब आप इनएलिजिबल हो जाते हैं। इनएलिजिबल मतलब जब आप अयोग्य हो जाते हैं। अयोग्य कब होते हैं? जब आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 50 लाख, 75 लाख या फिर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, तो आप इस स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। जैसे ही आप इनएलिजिबल हो गए वैसे ही आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने कोई कंडीशन ब्रेक करी है, नॉट फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, यदि आप कॉम्पोजिशन स्कीम की शर्तें पूरी नहीं कर पाते तो भी आप इस स्कीम से बाहर निकल जाते हैं। शर्तें कौन सी हैं? ये देखिए, ये शर्तें हैं। शर्तें पूरी करना जरूरी है। और दूसरी बात, आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो इससे कम होना चाहिए। जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर इस लिमिट से एक्सीड कर जाएगा वैसे ही आप इस स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से निकलना पड़ेगा, आपको नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा। ठीक है जी। और जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकलते हैं तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर, ये जो ऊपर वाली 2 घटनाएं हैं, इन 2 घटनाओं के घटित होने पर
इन दोनों में से कोई एक या दोनों घटना घटित होने पर या तो आप इनएलिजिबल हो गए या फिर आपने शर्तें पूरी नहीं करी। 7 डेज के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, आपको फॉर्म फिल करना है, आपको सूचना देनी है। सूचना देनी है। कैसे सूचना देनी है? फॉर्म फिल करके। और कौन सा फॉर्म फिल करके आपको सूचना देनी है कि आप स्कीम से बाहर निकल रहे हैं? आपको भरना है फॉर्म GST CMP 04। ये फॉर्म आपको 7 दिन के अंदर अंदर भरना है। या तो आप इनएलिजिबल हो गए या फिर आप कोई कंडीशन पूरी नहीं कर पाए, अब आप स्कीम से बाहर निकलना चाहते हैं। इन दोनों में से कोई एक या दोनों घटना घटित होने पर आपको 7 दिन के अंदर अंदर GST अथॉरिटीज को सूचना देनी है कि आप स्कीम से बाहर निकल रहे हैं। और वो सूचना आप कौन सा फॉर्म भरकर देंगे? फॉर्म GST CMP 04 भरकर आप ये सूचना GST अथॉरिटीज को देंगे। And last here is cancellation. Cancellation of composition scheme. Cancellation का मतलब क्या है? खत्म करना या रद्द करना। देखिए, विड्रॉल में तो आप खुद बाहर निकले हैं, आप इनएलिजिबल हो गए, आपने शर्तें पूरी नहीं करी, आप खुद बाहर निकल गए। लेकिन कैंसलेशन में क्या है? आपको जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। आपका हाथ पकड़ के आपको घर से बाहर धक्के मार के निकाला जा रहा है कि बस अब बहुत हो गया। ऐसा कब होता है? जब आप एलिजिबल नहीं हैं, जब प्रॉपर ऑफिसर को लगता है। देखिए, प्रॉपर ऑफिसर कौन है? GST अधिकारी। जब प्रॉपर ऑफिसर को लगता है प्रॉपर ऑफिसर बिलीव्स, जब प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि रजिस्टर्ड पर्सन, कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है, कि रजिस्टर्ड पर्सन इनएलिजिबल है, इनएलिजिबल है, अयोग्य है। हाँ जी, अयोग्य कब होता है वो? जब उसका टर्नओवर 50 लाख, 75 लाख या 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है तो वो इनएलिजिबल है। तो जब प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है इसका टर्नओवर तो ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इसने फिर भी कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई कर रखा है, या फिर अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने कॉन्ट्रावीन करा है द प्रोविजंस। कॉन्ट्रावीन का मतलब क्या होता है? GST के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, कॉम्पोजिशन स्कीम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। कॉन्ट्रावीन मतलब उल्लंघन करना, प्रोविजंस मीन्स प्रावधान।
तो जहां पे जीएसटी अधिकारी को लगता है कि रजिस्टर्ड पर्सन या तो इनएलिजिबल है, अयोग्य है, उसके बावजूद भी उसने कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई कर रखा है, या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है उसने, तो ये जो प्रॉपर ऑफिसर है ये क्या करेगा? प्रॉपर ऑफिसर शो कॉज नोटिस भेजेगा। शो कॉज नोटिस का मतलब क्या होता है? कारण दिखाओ नोटिस। भाई कारण बताओ। शो कॉज नोटिस भेजेगा कौन? प्रॉपर ऑफिसर रजिस्टर्ड पर्सन को कि तूने ऐसा गलत काम क्यों किया। शो कॉज नोटिस भेजेगा, कारण बताओ नोटिस भेजेगा कि बता कि तूने ऐसा क्यों किया, तू इनएलिजिबल था तब भी तूने कॉम्पोजिशन स्कीम में क्यों अप्लाई किया, या फिर तूने कॉम्पोजिशन स्कीम के प्रावधानों का उल्लंघन क्यों किया। देखिए, जब भी आप किसी को सजा देते हैं तो सजा देने से पहले उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही जो जीएसटी अधिकारी है ये उसकी गलती की वजह जानने की कोशिश करेगा, कहेगा कि शो कॉज नोटिस उसको सर्व करेगा। और ये जो प्रॉपर ऑफिसर शो कॉज नोटिस कौन से फॉर्म में देता है? फॉर्म है जीएसटी सीएमपी 05। इस फॉर्म में जीएसटी अधिकारी जो है वो नोटिस देता है। ठीक है। और जब जीएसटी अधिकारी नोटिस देता है तो ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है इसको रिप्लाई करना पड़ेगा, इसको जवाब देना पड़ेगा। अब भाई वजह पूछी है तो वजह का जवाब तो देना ही पड़ेगा, इसको रिप्लाई देना पड़ेगा, जवाब देना होगा। और जवाब देने के लिए रजिस्टर्ड पर्सन जो फॉर्म यूज करेगा वो फॉर्म है जीएसटी सीएमपी 06। इस फॉर्म में वो अपना जवाब देगा। ठीक है जी। जब उसने ये जवाब दिया तो प्रॉपर ऑफिसर जो है, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो उसके जवाब को पढ़ेगा। जीएसटी सीएमपी 06 में दिए गए जवाब को पढ़ेगा। पढ़कर दो चीजें करेगा वो। पढ़कर या तो वो उसके जवाब को एक्सेप्ट कर लेगा, या तो उसके जवाब को एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर डिनाई कर देगा, डिनाई द रिप्लाई, या फिर कहेगा कि मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, डिनाई द रिप्लाई। देखिए, जब आप किसी से जवाब मांगते हैं तो या तो आप संतुष्ट हो जाते हैं या फिर आप संतुष्ट नहीं होते। यहां पर भी वही हुआ कि जब प्रॉपर ऑफिसर ने शो कॉज नोटिस दिया जीएसटी सीएमपी 05 में और रजिस्टर्ड पर्सन ने उसका जवाब दिया जीएसटी सीएमपी 06 में, और प्रॉपर ऑफिसर ने उसके इस फॉर्म को पढ़ा, उसके जवाब को पढ़ा, तो या तो वो उसके जवाब को एक्सेप्ट कर लेगा या फिर वो उसके जवाब को नकार देगा। ठीक है जी। और इसके हिसाब से वो एक ऑर्डर पास करेगा कि मैं आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में रखूंगा या नहीं रखूंगा। और ये जवाब, ये ऑर्डर वो कौन से फॉर्म में देगा? फॉर्म जीएसटी सीएमपी 07 में प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है जी। कितने दिन के अंदर अंदर? विद इन 30 days ऑफ रिप्लाई। जब रजिस्टर्ड पर्सन जवाब देगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर
प्रॉपर ऑफिसर को ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि कॉम्पोजिशन स्कीम को कैंसिल किया जाए या ना किया जाए। ठीक है जी। क्या है कैंसलेशन में? कैंसलेशन में जो प्रॉपर ऑफिसर है, अगर उसको लगता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अयोग्य था, उसका जो टर्नओवर है वो इस लिमिट से ज्यादा होने के बावजूद भी उसने कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई किया हुआ था, या फिर अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने कॉम्पोजिशन स्कीम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो ऐसे में प्रॉपर ऑफिसर उसको कारण बताओ नोटिस सेंड करेगा, और ये नोटिस वो सेंड करेगा जीएसटी सीएमपी 05 में। जैसे ही ये नोटिस रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा, रजिस्टर्ड पर्सन अपना जवाब देगा। कौन से फॉर्म में? जीएसटी सीएमपी 06 में। अगर प्रॉपर ऑफिसर उसके जवाब से सहमत होता है या फिर सहमत नहीं होता, जैसा भी केस रहेगा, उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि वो कॉम्पोजिशन स्कीम को कैंसिल करे या ना करे। तो कैंसिल करने का या ना करने का जो ऑर्डर है वो पास करेगा कौन से फॉर्म में? जीएसटी सीएमपी 07 में। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, जिसमें सबसे पहले आप कॉम्पोजिशन स्कीम में सूचना देते हैं, या तो जीएसटी सीएमपी 01 में, या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 में, या फिर जीएसटी सीएमपी 02 में, डिपेंडिंग अपॉन कि आप माइग्रेट कर रहे हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, या फिर स्कीम बदल रहे हैं। इफेक्टिव डेट क्या होगी? या तो नियुक्त की गई तिथि, या फिर रजिस्ट्रेशन की डेट, या फिर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने का जो फर्स्ट डे होगा वो डेट। कॉम्पोजिशन स्कीम लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगी, आपको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक आप कंडीशंस पूरी करते रहेंगे तब तक। जैसे ही आपने कोई किसी कंडीशन का उल्लंघन किया, वैसे ही ये स्कीम जो है वो या तो कैंसिल हो जाएगी या फिर विड्रॉ कर ली जाएगी। विड्रॉ करना, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? स्कीम से बाहर निकलना चाहते हैं, जैसे ही आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, आपका एग्रीगेट टर्नओवर इस लिमिट से ऊपर हो जाएगा, या फिर आप कोई शर्त पूरी नहीं करेंगे, तो इन दोनों में से यदि कोई एक घटना भी घटित हो गई तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको सूचना देनी होगी कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम से निकल रहा हूं, और ये सूचना आपको देनी होगी जीएसटी सीएमपी 04 में। स्कीम कैंसिल कैसे होती है? प्रॉपर अधिकारी को अगर लगता है कि आप इनएलिजिबल हैं या फिर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो प्रॉपर ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस सेंड करेगा जीएसटी सीएमपी 05 में, जिसके बेस पे जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिप्लाई देगा, अपना जवाब देगा जीएसटी सीएमपी 06 में। और यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि वो संतुष्ट है या असंतुष्ट है, उसके हिसाब से वो ऑर्डर पास करेगा कि वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करे या ना करे। और इस हिसाब से जो ऑर्डर है वो पास होगा अंडर फॉर्म जीएसटी सीएमपी 07, और ये ऑर्डर पास होना चाहिए जवाब देने के 30 दिन के अंदर अंदर। That's all for today.